हेलो नमस्ते दोस्तों, आज अपन क्लास 9 साइंस टेस्ट का नया टॉपिक देखेंगे बेटा। देखिए, नए टॉपिक का नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, उत्तक किसे कहते हैं? देखिए, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों को करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। बेटा, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों को करने वाली जो बेटा कोशिका होती है उनके समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। जो एक जैसा कार्य करती है, उनकी उत्पत्ति और संरचना बिल्कुल समान होती है, उन्हें उत्तक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर विभोज्योतक को कितने भागों में बांटा गया है? बेटा, एक उत्तक होता है विभोज्योतक, उसको उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग का नाम है शीर्षस्थ विभोज्योतक, सेकंड का नाम है बेटा अंतर्विष्ट विभोज्योतक और थर्ड का नाम है बेटा पार्श्वीय विभोज्योतक। उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया इसको, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्वीय। नेक्स्ट देखिए, अंतर्विष्ट विभोज्योतक पौधों के किस भाग में पाया जाता है? बेटा, जो अंतर्विष्ट होता है ये पौधों के पूर्ण संधियों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? इनकी जो संधियाँ होती है उसके पूर्ण वाले भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। देखिए बेटा, पौधों में उत्तक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते थे विभोज्योतक, और बाकी जो पौधों में उत्तक की अगर बात करें अपन, उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभोज्योतक और होते हैं स्थायी उत्तक। कौन कौन से? एक तो विभोज्योतक जो आगे भागों में विभाजित हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक जो आगे भागों में विभाजित नहीं होते। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं और जो विभोज्योतक उत्तक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तक पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार बताओगे आप। उनमें आप अगर पूछ ले विभोज्योतक कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार बताओगे, और स्थायी उत्तक पूछ ले तो कितने प्रकार बताओगे? 2 प्रकार बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। बेटा, ऐसा उत्तक जो पौधों के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है उसका नाम है विभोज्योतक। क्या नाम है? विभोज्योतक नाम है। यह उत्तक पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है, वृद्धि व विकास को बढ़ाता है। कौन सा उत्तक? विभोज्योतक। बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा, नारियल पर पाए जाने वाले रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? जो नारियल में बेटा रेशे होते हैं उनमें पाया जाता है बेटा दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक, जिसको अपन स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। उसको अपन स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक बोलेंगे, जो नारियल के रेशे वाले भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टोमेटा या रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? रंध्र के प्रमुख कार्य होते हैं, रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। बेटा, जो रंध्र होता है वो पत्तियों पर पाया जाता है, वो ये प्रकाश संश्लेषण में तथा श्वसन में सहायक होता है। किसके लिए? गैसों का आदान प्रदान होता है। किसकी सहायता से? रंध्र की सहायता से। नेक्स्ट है, पेड़ के नीचे खड़ा होने पर आपको शीतलता का अनुभव क्यों होता है, बताइए। जब पेड़ के नीचे आप खड़े होते हैं तो आपको ठंड क्यों फील होती है, ये बताना है। देखिए, पेड़ की पत्तियों के द्वारा लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके द्वारा जो रंध्र होते हैं इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों में पानी की हानि होती है। पत्तियों से क्या निकलता है? पानी निकलता है, तो पानी की हानि होएगी, पानी की कमी होएगी। जब यह पानी पत्ती की सतह पर आता है तो पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है। जब ये पानी पत्ती पर आता है तो वाष्पित होकर उड़ता है, तो अपना वो जो वातावरण होता है वहाँ आसपास का वो शीतल हो जाता है, ठंडा वातावरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है क्लोरेनकाइमा। और जो क्लोरेनकाइमा होता है ये जलीय पौधों की गुहिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पे? जलीय पौधों की गुहिकाएं होती है उनमें पाया जाता है क्लोरेनकाइमा। इसके बाद है पेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा होता है बेटा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद है कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होता है पौधों में लचीलापन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? कोलेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जाइलम उत्तक के संघटक बताना है। बेटा, जाइलम उत्तक में कौन कौन से संघटक होते हैं? देखिए, फर्स्ट है वाहिनिका। क्या है फर्स्ट? वाहिनिका। सेकंड है वहिका। इसके बाद है जाइलम पेरेनकाइमा
और जाइलम फाइबर्स। वाहिनिका, वाहिका और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये 4 भाग होते हैं जाइलम उत्तक के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे अपन ने जाइलम उत्तक के 4 भाग पढ़े, उसी तरह फ्लोएम उत्तक के भी 4 भाग होते हैं। पहले होता है चालनी नलिका। पहला क्या होता है? चालनी नलिका। सेकंड होता है शाही कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? शाही कोशिकाएं। थर्ड होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा होता है उसी तरह फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। और फोर्थ होता है फ्लोएम रेसे। जैसे जाइलम फाइबर्स होते हैं उसी तरह फ्लोएम रेसे होते हैं। ये 4 भाग होते हैं फ्लोएम उत्तक के: चालनी नलिका, शाही कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संवहन उत्तक के प्रकार एवं कार्य बताइए। देखिए, संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। संवहन उत्तक पौधों में 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इनके कार्य की ट्रिक मैं बताता हूँ। जाइलम जैसे शुरू होता है तो समझ लीजिए जैसे होता है जल भी, तो जाइलम जल का परिवहन करता है अधिकतर। और फ्लोएम एब से शुरू होता है और एब से शुरू होता है बेटा फूड। फूड का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। तो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन करता है, तो जाइलम जल का परिवहन करेगा और जो फ्लोएम होता है भोजन का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है। अब देखिए जाइलम के कार्य। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। ये एक दिशा में संवहन करते हैं। देखिए जल का और जो खनिज लवण होते हैं उनका ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, यानी कि जड़ से तने के सभी भागों तक ले जाता है और एक दिशा में संवहन करता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। और फ्लोएम होता है यह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है बेटा। जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों का संवहन करेगा तथा पादप के विभिन्न भागों में कार्य करते हैं। खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान कीजिए। फर्स्ट है बेटा त्वचा। क्या? त्वचा। त्वचा में एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक? एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। कहाँ पे? त्वचा में। नेक्स्ट है पौधे का वल्क। पौधे का वल्क। पौधे के वल्क में बेटा मृदुत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक? मृदुत्तक पाया जाता है पौधे के वल्क वाले भाग में। इसके बाद है अस्थि। जो हड्डियां होती है बेटा उनमें पाया जाता है संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक पाया जाता है अस्थियों में। इसके बाद है वृक्कीय नलिका। जो वृक्कीय नलिकाएं होती है, जो अस्तर होता है, वृक्कीय नलिकाओं का जो अस्तर होता है, इसमें सरल घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक? सरल घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है वृक्कीय नलिकाओं में। इसके बाद है संवहन मंडल। जो संवहन मंडल होता है उसके अंदर जटिल उत्तक पाए जाते हैं। कौन से उत्तक? जटिल उत्तक, यानी जटिल उत्तक पाया जाता है संवहन मंडल में। और जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था। एक होता है जाइलम और सेकंड होता है फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद देखिए मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। जो बेटा मानव रक्त होता है, ब्लड होता है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। और संयोजी उत्तक भी कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा? तरल, यानी लिक्विड संयोजी उत्तक होता है। कौन? मानव रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा तंत्रिका कोशिका को अपन न्यूरॉन भी बोलते हैं और न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका देखिए ये एक डायग्राम होता है, इसके बीच में एकदम मिड में होता है केंद्रक। मिड में क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके बाद ये धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई होती है। ये धागे जैसी संरचनाओं को बोलते हैं अपन ध्रुमिका। क्या बोलते हैं? ध्रुमिका या डेंड्रोइड्स बोलते हैं धागे जैसी संरचनाओं को। इसके बाद ये एक लंबा वाला भाग होता है, इसमें एकदम सांचे टाइप से ऐसा बना होता है, जैसा गन्ना होता है उसी टाइप से बना होता है। इनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। इनको क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष या एक्सन बोलते हैं। इसके बाद जो ये लास्ट वाला होता है जड़की जैसा दिखता है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा रहता है। क्या रहता है बेटा? तंत्रिका का अंतिम सिरा रहता है। ये एक तंत्रिका कोशिका का चित्र होता है जिसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं अपन। जिससे इससे दूसरी तंत्रिका कोशिका, इधर तो इसका केंद्रक ध्रुमिका जाएगी और उसके साइड में इसका अंतिम सिरा हो जाएगा। इस तरीके से जुड़ी रहती है तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से और सूचनाओं का आदान प्रदान करती है बेटा। नेक्स्ट देखिए, उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है।
जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है उस ऊतक का नाम है पेशीय ऊतक। क्या उसका? पेशीय ऊतक है, ये शरीर में गति कराने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए पेशीय ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप से होते हैं। पहला प्रकार है रेखित पेशीय ऊतक। कौन सा? रेखित पेशीय ऊतक या रेखित पेशियाँ। दूसरा है अरेखित पेशीय ऊतक या अरेखित पेशियाँ। तीसरा है कार्डियक या हृदयक पेशी। कार्डियक या हृदयक पेशी, इस तरीके से पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिए, छाल किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? जो छाल होता है वो किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? देखिए, छाल की कोशिका मृत होती है। जो छाल होती है उसकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरियन नामक रसायन होता है। इनकी भित्ति पर क्या रहता है? सुबेरियन नाम का रसायन या रासायनिक यौगिक पाया जाता है। ये मृत होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्डियक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डियक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन करती है। जो हृदय पेशी होती है बेटा, वो अपन जानते हैं हार्ट होता है, वो कभी नहीं रुकता, हमेशा जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन यानी फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। ये एक इसका विशेष कार्य है, स्पेशल वर्क हो जाता है किसका? कार्डियक पेशी का या हृदय पेशी का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। फर्स्ट है ऊतक जो मुंह के आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। ऐसा ऊतक जो अपने मुंह के आंतरिक स्तर का निर्माण करता है उस ऊतक का नाम है एपिथेलियम ऊतक। क्या नाम है? एपिथेलियम ऊतक, जो आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। नेक्स्ट है ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। जो ऊतक हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसका नाम है वसामय ऊतक। क्या नाम है उसका? वसामय ऊतक। यह ऊतक हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में स्थित ऊतक। जो ऊतक मस्तिष्क में स्थित होता है उस ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक। क्या नाम है उसका? तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक अपने मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, ये ऊतक का टॉपिक खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक अपना गति। किसका है बेटा? गति का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे या स्केल से मापकर रिक्त स्थान में लिखनी है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ए और बी की लंबाई मापी तो 4 सेंटीमीटर निकली। कितनी? 4 सेंटीमीटर निकली। और ए और बी इसकी अपन ने लंबाई नापी तो ये 5 सेंटीमीटर निकली। कितनी? 5 सेंटीमीटर निकली। और इसकी लंबाई अपन ने नापी तो इसकी लंबाई स्केल से नाप नहीं सकते तो इसकी लंबाई धागे से नापी जाएगी तो 5 सेंटीमीटर निकली। कितनी? 5 सेंटीमीटर निकली। इसकी लंबाई भी अपन स्केल से नहीं नाप सकते तो इसकी लंबाई भी धागे से नापी जाएगी। और जब धागे से नापी इसकी लंबाई तो 15 सेंटीमीटर निकली। ठीक है, 15 सेंटीमीटर निकली। धागे से कैसे नापेंगे? पहले धागे को ए बिंदु पर रखेंगे, उसके बाद धागे को बी बिंदु पर रखेंगे लाइन के ऊपर। ठीक है, फिर अपन ने जो धागे की लंबाई आई उसको स्केल के ऊपर लगाएंगे। स्केल के ऊपर जहाँ तक आ रही है वो उसकी लंबाई हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट है दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? दूरी का मात्रक जब उन मीटर और सेकंड दे रखा है तो अपन को पता है जो सेकंड होता है बेटा ये समय का मात्रक होता है। किसका? समय का मात्रक होता है। और जो मीटर होता है ये दूरी का मात्रक होता है। मीटर के अलावा किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये सभी दूरी के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित लंबाइयों की बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। निम्न लंबाइयों को कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम, यानी पहले सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा फिर उससे बड़ा। देखिए फर्स्ट है 2 मीटर, उसके बाद है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद है 9 मिलीमीटर, उसके बाद है 1 किलोमीटर। तो बेटा सबसे छोटा है 9 मिलीमीटर। क्या है? 9 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। ये फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद आता है बेटा सेंटीमीटर। क्या आता है? सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इससे बड़ा हो जाएगा तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आता है मीटर। क्या आता है? मीटर। तो 2 मीटर इसके बाद आ जाएगा। और सबसे जो बड़ा होता है वो होता है किलोमीटर बेटा, ये 4th नंबर पे आ जाएगा। क्या? किलोमीटर। तो फर्स्ट नंबर पे ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये।
ये लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। और घटता हुआ क्रम पूछता तो सबसे बड़ा किलोमीटर, फिर उससे मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय करे। कितने किलोमीटर की? मोहन है अपने घर से चलता है साइकिल लेके और 2 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाता है। और विद्यालय पहुंच गया। विद्यालय पहुंचने पर वह गणित की पुस्तक भूल जाता है। गणित की पुस्तक भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से घर आ जाता है। बेटा पहले साइकिल से स्कूल गया, फिर वापस से घर आ जाता है। तो बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की? पहले जाने में 2 किलोमीटर तय की बेटा, फिर आने में 2 किलोमीटर तय की, यानी टोटल उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितनी? 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली मोहन ने। ठीक है बेटा। ये और देखिए भी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होती है? देखिए बेटा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। तो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, तो टोटल दूरी कितनी होगी बेटा? 32 मीटर। कितनी होगी? 32 मीटर। और टोटल समय कितना हो गया बेटा? 4 और 2 6 सेकंड हो गया। तो 32 में 6 का भाग देंगे तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी? इसकी चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5.33 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। क्योंकि जो चाल का सूत्र होता है बेटा दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की। उक्त कथन सत्य है अथवा असत्य है, लिखिए। पहले जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलता है और उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय नहीं की बेटा। जैसे कोई यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ से चल के फिर वापस यहाँ गया, तो उसने दूरी तो कुछ तय की बेटा, लेकिन जो इसका मतलब शून्य दूरी तय नहीं की, उसका ये असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन है। यदि उसका विस्थापन देखे बेटा तो विस्थापन कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन दूरी है बेटा वो शून्य नहीं होती है। दूरी शून्य नहीं होती है, उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, दूरी तो उसने कुछ ना कुछ तय की, लेकिन उसने विस्थापन, अगर दूरी शून्य हो जाती है तो इसका मतलब है वो चला ही नहीं, रुका हुआ है। लेकिन दूरी तो उसने तय की, लेकिन उसका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है। तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल दूरी तय की कितनी? जहाँ परिधि देखिए बेटा, एक व्यक्ति है 7 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है। ये बेटा एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है बेटा वो है 7 मीटर। इसकी वह 2 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर बेटा? 2 चक्कर लगाता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए बेटा, जब एक चक्कर लगाते हैं अपन वृत्त का तो वृत्त की परिधि आ जाती है जिसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। यदि वह 2 चक्कर लगा रहता है तो इसकी परिधि को किससे गुणा कर देंगे? अपन 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें मान रखिए बेटा 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा? 7 मीटर। ठीक है, और 2 चक्कर लगाता है तो 2 से इंटू कर दिया तो 7 से 7 कट जाता है। 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा किया 88। कितना आ गया? 88 मीटर की दूरी तय की उसने 2 चक्कर में। एक चक्कर में पूछता तो 44 मीटर और 2 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय की बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ABCD पथ पर पथ तय करता है। ए से चला बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक चलता है बेटा। वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग होता है। तो तय की गई दूरी देखिए बेटा, ये कितनी है? 2 मीटर। ये कितनी है? 4। ये कितनी है? 6। तो इनको जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, यानी टोटल उसने कितनी दूरी तय की बेटा? 12 मीटर की दूरी तय की उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है सोहन बिंदु ए से बी तक किस पथ से जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। देखिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। एक लड़का है सोहन, यहाँ से उसे यहाँ जाना है, तो बताइए उसे किस पथ से जाए कि उसे वो न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी तय करनी पड़ी। तो एक ऑप्शन है बेटा ये, दूसरा ऑप्शन है ये और तीसरा ऑप्शन है ये। तो यदि वो इस पथ से जाएगा और इस पथ से जाएगा तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन यदि इस रास्ते से जाएगा तो ये सबसे शॉर्ट रास्ता हो जाएगा, तो इससे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी पथ सेकंड से उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सोहन द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बेटा। जो न्यूनतम दूरी होती है बिंदु ए से बिंदु बी की, जो न्यूनतम दूरी है बेटा उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, उसे विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन कभी दूरी का मान शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट विस्थापन का मात्रक क्या होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर ही होता है। जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि सोहन वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ए से चलकर पुनः ए पर लौट जाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा। देखिए बेटा, कोई यहाँ से चला और फिर से वहीं पे यहाँ आ गया, यहाँ से चला और लौट के यहीं आ गया, तो उसका जो विस्थापन होता है वो हो जाता है शून्य। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन दूरी शून्य नहीं होती है, विस्थापन शून्य हो जाता है। यदि हम जिस बिंदु से चलते हैं और लौट के यदि उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो अपना विस्थापन कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। निशा ए से बी वक्र रेखा पर चलती है, ए से बी तक चलती है, परंतु उसे लगा कि यह दूरी अधिक है, तो अब वह ए से बी सीधी दूरी अर्थात विस्थापन, जब ए से बी चलती है लेकिन उसे लग रहा है कि दूरी ज़्यादा है तो सीधा इधर से इधर आ जाती है, डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, एक धागे एवं स्केल की सहायता से वक्र दूरी एवं विस्थापन नाप कर अपने देखिए, तो हमें ये दूरी नापनी है और ये दूरी नापनी है। जब धागे की सहायता से अपन ने ये दूरी नापी तो ये तो निकली 5 सेंटीमीटर। कितनी निकली बेटा, 5 सेंटीमीटर दूरी। और जब डायरेक्ट दूरी देखी अपन ने, सीधी दूरी शॉर्ट दूरी देखी ए से बी तक की, जो अपना विस्थापन होता है, ये दूरी निकली बेटा 3 सेंटीमीटर। कितनी, 3 सेंटीमीटर की दूरी निकली। तो दूरी तो 5 सेंटीमीटर होगी और विस्थापन कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होता है, चाहे कम हो जाए बराबर हो जाए, लेकिन विस्थापन का मान दूरी से ज़्यादा नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये हमें वृत्त दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसकी अर्ध परिधि व व्यास नापकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसकी अर्ध परिधि यानी आधी परिधि, जब परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो आप परिधि का सूत्र होता है πr। कितना, πr। तो ये अपन ने मापी। जब अपन ने ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो विस्थापन तो डायरेक्ट कितना हो गया, ए से बी तक 5 और 5 10, कितना हो गया 10। लेकिन ये दूरी अपन ने मापी, अर्ध परिधि मापी, तो वो निकली 22/7, पाई का मान 22/7, आर की जगह 5, 110/7 किया तो अपन ने 15.7 आया। तो जो ये दूरी आ रही है ए से बी की, ये आ रही है 15.7 सेंटीमीटर, और ए के बी की जो डायरेक्ट दूरी आ रही है ये हो रही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गई वक्र दूरी हो गई जो 15.7 है, और ए से बी की डायरेक्ट दूरी जिसे विस्थापन बोलते हैं, इसका मान हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विस्थापन का मान कैसे निकला, जब त्रिज्या अपन को 5 दे रखी है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये इसका मध्य बिंदु है, केंद्रक है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो दोनों का योग किया 10 हो गया। और ये निकालने के लिए अपन ने सूत्र लगाया परिधि का। परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन अपन को आधा ही निकालना, परिधि पूरी होती है लेकिन अपन को आधा निकालना है, तो 2πr में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया πr। πr में पाई का मान रखा 22/7, आर की जगह त्रिज्या लिखी, त्रिज्या अपन को 5 दे रखी है, 5 लेके दोनों को गुणा किया, 22 को 5 से 110 आया, 110 में 7 का भाग दे दिया तो 15.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़की है रानू, अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है।
कितने किलोमीटर चलती है बेटा? ये लड़की है रानू, यहाँ से चलती है और ये 4 किलोमीटर चल के यहाँ आ जाती है। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर, अब लड़की यहाँ खड़ी है। कहाँ खड़ी है बेटा? यहाँ खड़ी है। यहाँ से बाईं तरफ, ये हो गया इसका, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। कहाँ चलती है? 3 किलोमीटर चलती है और अपने मित्र शीला के घर पहुँच जाती है। पहले उसने अपने घर से 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ी, मतलब इस दिशा में घूमी और 3 किलोमीटर चलती है। तो बताइए रानू कितने किलोमीटर विस्थापित हुई? यानी उसका विस्थापन निकालना है बेटा। क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है बेटा, होता है विस्थापन। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में यदि अपन को कर्ण निकालना है तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। अपना लंब कितना है बेटा? 3 है, तो 3 का स्क्वायर किया। और आधार कितना है? 4 है बेटा, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हो 16, 16 और 9 को जोड़ा कितना आ गया? 25। यानी इसका स्क्वायर कितना आ गया बेटा? कर्ण का स्क्वायर 25 आ गया। तो कर्ण का मान 25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोहन XYZ स्थिति के सापेक्ष। बेटा 3D में सोहन है, x होता है, ये y होता है, ये z होता है। एक लड़का है सोहन XYZ स्थिति के सापेक्ष पहले P स्थिति, पहले कहाँ है? ये P बिंदु पर है तथा कुछ समय पश्चात उसकी स्थिति क्या हो जाती है? Q हो जाती है। पहले उसकी स्थिति P हो जाती, पहले P थी, उसके बाद Q हो जाती है। तो इसके लिए जो निर्देश तंत्र होगा वो क्या होगा बेटा? इसके लिए निर्देश तंत्र हो गया P ग्रेटर देन Q। क्या होगा? P ग्रेटर देन Q होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष या सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे अपन कहते हैं गति। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़का है राजू। राजू अपनी कक्षा में अभिनय या एक्टिंग करता है। क्या करता है बेटा? एक्टिंग करता है। एक्टिंग करते समय कभी परेड करता है, कभी शराबी का अभिनय करता है। कभी क्या करता है? परेड करेगा और कभी शराबी का अभिनय करेगा। कभी टेबल के चारों ओर गोल चक्कर लगाता है, कभी जमीन पर लुढ़कता है। ठीक है, ये सारी क्रियाकलाप करता है कौन? राजू। तो राजू द्वारा परेड करते समय की गई गति का चिन्ह लगाइए। देखिए बेटा, जो परेड होती है वो हमेशा सीधी दिशा में होती है। कौन सी दिशा में? सीधी दिशा में होती है। तो परेड करेगा तो कौन सी गति होगी? सरल गति होगी। कौन सी? सरल रेखा की गति होगी परेड करते समय। यदि वो टेबल के चारों ओर चक्कर लगाता तो उसकी गति कैसी हो जाती? वृत्ताकार गति हो जाती। कैसी गति हो जाती? वृत्ताकार गति हो जाती है। लेकिन परेड कर रहा है तो उसकी कैसी गति होगी बेटा? सरल रेखा की गति होगी। नेक्स्ट देखिए, रानू एक मजबूत रस्सी के एक सिरे से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है तो पत्थर की गति होगी। देखिए बेटा, एक रस्सी के पत्थर बांध के उसे हाथ से गोल गोल घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है? एकदम वृत्ताकार तरीके से घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है। तो उसकी जो गति होगी वो वृत्ताकार गति होगी। कैसी गति होगी? वृत्ताकार गति होगी। कुछ ये गोल गोल घुमाया जा रहा है वृत्त की जैसे, तो उसकी गति वृत्ताकार गति हो जाएगी। यदि सीधी रेखा में गति होती तो सरल गति हो जाती, लेकिन उसको गोल गोल वृत्त की तरह घुमाया जा रहा है तो उसकी गति कैसी होगी? वृत्ताकार गति होगी। नेक्स्ट देखिए, मोहन को एक शरारत सूझी। अंगूठे एवं अंगुली के बीच में रबर को तान दिया। बेटा, अंगूठे और अंगुली के बीच में एक रबर को लगा लिया और सोहन के कान के पास लाकर रबर को खींचकर छोड़ देता है। बेटा, रबर को खींचता है और छोड़ देता है। सोहन को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब ये छोड़ता है तो उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मोहन की इस शरारत के कारण वह पीछे हंसता हुआ भागा और बोला, ये कैसी शरारत है? मेरे कान में अजीब सी आवाज़ आई। कैसी आवाज़ आई? अजीब सी आवाज़ आई। तब मोहन ने कहा, कल गुरुजी ने गति पढ़ाई थी।
क्या पढ़ाई थी? गति पढ़ाई थी। इसमें से इस रबर की गति किस प्रकार की है? सोहन को आप अपना उत्तर बताकर उसकी सहायता की। देखिए बेटा, जब इसको रबर को खींचता है और छोड़ता है तो कैसी गति हुई? कंपन करता है। क्या करता है? कंपन करता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो होती है कंपन गति। किसकी गति होती है? कंपन गति होती है। इसके बाद है दिनकर ने अपनी एक पुरानी साइकिल से एक आटा चक्की बनाई। एक पुरानी साइकिल थी, उससे एक आटा चक्की बनाई जो कई उद्देश्यों को लेकर है। इस नवाचार के लिए उसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, क्योंकि कसरत के साथ गेहूं या धान पीसा जाता था। इससे एक्सरसाइज भी होती थी और उसके साथ गेहूं और धान दोनों पीसा जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की गति होती है? जो साइकिल की पहिए की गति थी बेटा, किस प्रकार की गति थी? एक वृत्त की तरह भी घूम रहा है और अपनी जगह भी दूरी पर भी घूम रहा है, तो ये वृत्ताकार गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। कैसी? वृत्ताकार गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। तो साइकिल की पहिए की गति दोनों तरीके की गति होती है। और रबर खींचने की गति कैसी होती है बेटा? कंपन करती है, कंपन गति होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, सीता और गीता, दो महिलाएं हैं। सीता और गीता द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय को सारणी में बताया गया है। सारणी को देखकर बताइए। एक बेटा सीता है, उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की 1 घंटे में, और दूसरी लड़की है गीता, उसने वही 8 किलोमीटर की दूरी बेटा 2 घंटे में तय की। सीता ने 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर ली और गीता ने 2 घंटे में तय कर ली। तो सीता की स्पीड ज़्यादा हुई और गीता की स्पीड क्या हुई बेटा? कम, जो ज़्यादा समय ले रही है। तो क्वेश्चन देखिए, सीता और गीता में से कौन जल्दी जल्दी चला, अर्थात किसकी चाल तेज है? तो बेटा सीता की चाल तेज है, इसने 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो सीता की चाल क्या हुई बेटा? तेज हुई। नेक्स्ट देखिए, चाल के लिए सही कथन पर चिन्ह लगाइए। उस व्यक्ति की चाल अधिक होती है जो समान दूरी के लिए कम समय लेता है। उस व्यक्ति की चाल अधिक होती है जो समान दूरी के लिए कम समय लेता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। चाल हमेशा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी के तो समानुपाती होती है और समय की क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती है। तो चाल प्रोपोर्शनल 1 समय, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति की चाल अधिक होती है जो समान समय के लिए अधिक दूरी तय करता है। यानी चाल हमेशा दूरी की क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। यदि दूरी अधिक होगी तो चाल भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चाल प्रोपोर्शनल दूरी होता है और चाल प्रोपोर्शनल 1/समय होता है। नेक्स्ट देखिए, चाल का सही सूत्र कौन सा है बताइए। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय, ये सूत्र है। चाल बराबर समय बटा दूरी, ये गलत है। तो सही सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। नेक्स्ट देखिए, चाल के सही मात्रक पर सही चिन्ह लगाइए। देखो, चाल का जो सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, ये सही है। सेकंड बटा मीटर, ये उल्टा हो गया बेटा, ये गलत है। ठीक है, इसको मीटर बटा सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर बटा सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है ज़्यादातर अधिकतर समय में, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। नेक्स्ट है, चाल एक अदिश या सदिश राशि है। बेटा चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।